हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। हम लोग जो है पिछले वीडियो में आपको बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स, उसमें से कॉमर्शियल बैंक हम डिस्कस किए थे, है ना। और आज जो है हम उसी बैंकिंग का आपको सेंट्रल बैंक बताएंगे। सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई। आरबीआई के सारे फंक्शंस, आरबीआई जो है हमारे इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल कैसे करती है, हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम सीखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग जो है सेंट्रल बैंक स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में यहां तक हम आपको कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन तक बता चुके थे, और इसके आगे हम लोग आज सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक मींस हमारे इकोनॉमी में मनी के सप्लाई करना, मनी का सप्लाई करना, उसके सप्लाई को कंट्रोल करना, सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना जो है वो आरबीआई का काम है। और आरबीआई को इसीलिए हमारे सारे बैंकों का बैंक और उसको हमारे इकोनॉमी के बैंकों का एपेक्स बॉडी मींस सुप्रीम बॉडी कहा जाता है, जो कि हमारे बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा बॉडी है। तो देखिए, तो बोलता है कि सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। हमारे इकोनॉमी में पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना जो है वो हमारे देश में सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई का काम है। इसके सारे फंक्शंस के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि सेंट्रल बैंक होता क्या है, तो आप बताएंगे सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। एंड उसके बाद हमारे इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक जो है मनी के सप्लाई को रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को बनाए रखना, साथ में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बना रहे। ये सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव होता है, जिसके तहत हमारा इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक जो है वो काम करती है। देखिए तो इसका सारा फंक्शंस के बारे में कहता है। पहला फंक्शन जो इसका हमारे इकोनॉमी में सबसे पहला काम है इसका नोट्स को इश्यू करने का। हमारे इकोनॉमी में स्पेसिफिक राइट जो है वो नोट्स को इश्यू करने का वो सिर्फ आरबीआई का होता है। लेकिन एक्सेप्ट जो है, आप जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी में फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसको हम लोग कहते हैं, सरकार का काम, उसका काम हमारे देश में 1 रुपए का नोट्स और बाकी सारा कॉइन्स जो है वो इश्यू करने का काम हमारे देश में आरबीआई को छोड़ के मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो है वो राइट है। तो सबसे पहले बोला कि हमारे इकोनॉमी में इस नोट्स को इश्यू करने का राइट जो है वो किसके पास है, आरबीआई के पास, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जो है ये आरबीआई का फंक्शन है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, या इसी को बोलते हैं इशूअर ऑफ करेंसी। इसी को हम लोग और करके इसी को इशूअर ऑफ करेंसी भी कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमी में करेंसी को इशू करने का राइट जो है वो आरबीआई के पास है। इसी को हम लोग लिखते हैं इशूअर ऑफ करेंसी। दूसरा जो है कहते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। कहता है कि जिस प्रकार से हमारा बैंक, हमारा आपका सारे पब्लिक का बैंक वो कॉमर्शियल बैंक है, उसी प्रकार से हमारे इकोनॉमी में गवर्नमेंट का बैंक जो है वो आरबीआई है। अगर आपको अभी पैसे की जरूरत पड़े तो आप पैसा विथड्रॉ करने के लिए आप बैंक के पास जाएंगे, आपको लोन का जरूरत पड़े तो लोन लेने के लिए आप कॉमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। उसी प्रकार से जब गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है, जब गवर्नमेंट को नीड होती है मनी का, तो वो जो है हमारे इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक के पास जाती है। उसको किसी के बिहाफ में डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हो, किसी को पेमेंट करना हो, वो सारा का सारा काम जो है वो आरबीआई ही करती है गवर्नमेंट का। इसलिए हम लोग कहते हैं ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है। इसके अलावा बैंक, हमारे जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को जो है कुछ कुछ एडवाइस भी देती है, कहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहां पे आपका पैसा सेफ रखना है, वो सारा काम जो है आरबीआई का गाइड करने का काम है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि वो बैंकर टू ऑफ द गवर्नमेंट होने के साथ वो एडवाइजर भी है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को वो एडवाइस भी देती है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहां करना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है। अब इसके बाद ये कहता है कि तीसरा फंक्शन क्या है, कहता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी में बैंकों का बैंक, सारे बैंकों का बैंक, अभी आप डेफिनेशन में पढ़े थे सेंट्रल बैंक में कि हमारे इकोनॉमी में जो है वो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, वो सारा का सारा काम कॉमर्शियल बैंक, हमारे देश में कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई करती है। तो उसी प्रकार से यहां पे कह रहा है कि बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल का मतलब सारे बैंकों का बैंक, इसीलिए बोलते हैं इसको ये एपेक्स बॉडी। आप डेफिनेशन में पढ़े एपेक्स बॉडी का मतलब सारे बैंकों का बैंक आरबीआई, और सुपरवाइजरी रोल का मतलब वो सारे बैंकों को गाइडलाइंस भी करती है कि आपको, जैसे आप पढ़ेंगे अलग अलग आगे कि कैश रिजर्व रेशियो कितना रखना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपको कितना रखना है, आपको जो है
ओपन मार्केट ऑपरेशन में कब शेयर को सेल करना है, कब शेयर को परचेज करना है, आपको कैश रिजर्व रेशियो कितना रखना है, ये सारा का सारा काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में जो है बैंकर्स बैंक जो है वो आरबीआई है, और इसका काम है सारे बैंकों को सुपरवाइज करना और रेगुलेट करना भी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सारे बैंकों का बैंक है, इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं। आगे देखिए, ये बोला लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट। लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट का मतलब, लेंडर का मतलब होता है कर्ज देने वाला, लेंडर का मतलब होता है कि ये जो है मनी लेंड करता है ना, लेंडिंग मनी, इसका काम क्या है, लेंडिंग मनी। तो लेंडिंग मनी, ये मनी लेंड किसको करता है, कहता है मनी लेंड ये कॉमर्शियल बैंक को करता है। तो कॉमर्शियल बैंक लेने वाला हो गया और आरबीआई जो है वो पैसा देने वाला हो गया। तो कहता है लास्ट का मतलब यहां क्या है, कहता है कि जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, उसको पैसे की जरूरत हो और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं से उसको सारे जगह वो चला गया और कहीं से वो पैसा नहीं मिला उसको, क्योंकि आप जानते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास जो है, हमारे देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट करती है, वो भी पैसा देते हैं डिपॉजिट के रूप में, वो पैसा रखती है। अलग अलग जो है, जैसे आप जानते हैं सिडबी हमारे इकोनॉमी में, नाबार्ड, ये सब जो है हमारे इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंक के पास, आरबीआई के पास पैसे जो है मनी के रूप में ये पैसा रखती है। आगे बोलती है कि ये लेंडर का मतलब क्या हुआ, कि लेंडर का मतलब हुआ कि हमारे इकोनॉमी में अगर पैसे की जरूरत पड़े कॉमर्शियल बैंक को, तो उसका आखिरी आशा की किरण, आखिरी आस जो है वो आरबीआई है, इसीलिए बोलते हैं इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर उसको कहीं से पैसा नहीं मिला तो लास्ट में घूम फिर के उसको आरबीआई के पास ही आना पड़ता है, और आरबीआई जो है वही उसको मदद करती है, वही उसको लोन के रूप में पैसा देती है। भले बाद में वो इंटरेस्ट के साथ ले वो दूसरा मैटर है, लेकिन उसको पैसा जो है वो आरबीआई से मिलता है, इसीलिए इसको लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। आगे कहता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे देश में सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आरबीआई के कस्टडी में ही रखा जाता है। वो बिना उसके मर्जी के हमारे इकोनॉमी में जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कहीं से कहीं जो है सर्कुलेट नहीं हो सकता है। हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट तो वो कमर्शियल बैंक के थ्रू भी होता है, लेकिन उसका कस्टडी जो है वो आरबीआई के पास ही होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये कस्टोडियन है, ये कस्टडी में रखा जाता है आरबीआई के कस्टडी में, इसीलिए इसको कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो है फॉरेन एक्सचेंज से कस्टडी स्पेसिफिक आरबीआई के पास होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। नेक्स्ट फंक्शन ये बोले क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस का मतलब, कहता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या, आप इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में सुने होंगे कि एक बैंक का पैसा जो है वो दूसरे बैंकों को कर्ज के रूप में अगर दिया गया है, और दूसरा बैंक भी जब कभी जरूरत पड़े तो कर्ज के रूप में दूसरे बैंक से भी पहला बैंक पैसा लेता है। तो हम मान लेते हैं एक बैंक जो है वो एसबीआई है, एसबीआई, और दूसरा बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक है, ये दूसरा बैंक। तो ये दोनों बैंक जो हम मान लेते हैं जब पैसे की जरूरत पड़े तो एसबीआई जो है वो कर्ज के रूप में 1000 रुपए जो है इसको दी, और जब कभी हो सकता है कि पैसे की जरूरत एसबीआई को भी पड़े तो एचडीएफसी बैंक से भी हो सकता है 2000 रुपए ले ले। तो कहता है हमारा आपका बैंक का अकाउंट जिस प्रकार से यहां है ना एसबीआई में, एचडीएफसी में, उसी प्रकार से सारे बैंकों का अकाउंट जो है ये उसको रेगुलेट हमारा आरबीआई करता है। वो सारे बैंकों का अकाउंट जो है वो आरबीआई के पास ही होता है। तो ये क्या काम करता है कि अपने तरफ से ही ये दोनों जो हमारा एसबीआई का पैसा एचडीएफसी के पास है, एचडीएफसी का पैसा एसबीआई के पास है, ये यहां से कैंसिल कर देती है, क्लियर कर देती है, और ज्यादा पैसा जिसके पास है उसके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट कर देती है। इसका काम जो है ये आरबीआई का है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो क्लियरिंग हाउस फंक्शंस के रूप में काम कर रही है, कि जितना इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहा है एक बैंक का दूसरे बैंक से, तो जितना ज्यादा जिसके पास है उसका पैसा क्लियर करके वो दूसरे के अकाउंट में डाल देती है। इसी के तहत इसको बोलते हैं कि ये क्लियरिंग हाउस फंक्शंस के रूप में काम करती है हमारी इकोनॉमी में आरबीआई। लास्ट बोला कि ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जिसमें आप पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। आरबीआई जो है वो कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल जो है वो कैसे करती है। कहता है कि अलग अलग रेट, जिसमें आप दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव, और एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। कहता है ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें आप 5 मेजर पढ़ेंगे, सीआरआर के बारे में, एसएलआर के बारे में, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, आप इसमें उसके बाद बैंक रेट के बारे में, रेपो रेट के बारे में। ये सारा फंक्शंस जो है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा फंक्शंस आप इसी में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कि एक क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। और
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़े होंगे मॉरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, और तीसरा जो है जिसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्वांटिटेटिव मेथड है और ये क्वालिटेटिव मेथड है, जिसके तहत इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। वो सारा जो हम लोग ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में पढ़ेंगे। और कंट्रोल क्रेडिट क्यों करती है? कहता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के पीछे मोटिव जो होता है आरबीआई का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना का मतलब, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस जो है वो ज्यादा नहीं बढ़े, ज्यादा कम भी ना हो, ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे और साथ में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो आरबीआई का मोटिव यही होता है। तो सारा फंक्शंस ये आरबीआई का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है ये आपको ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, और ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, और ये क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो यही चारों फंक्शंस में से किसी में से आएगा। और 100% इसमें से क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में, 100% लिख कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आके बोलिएगा हमको कि सर नहीं आया था, आप बोले थे। 100% इस टॉपिक में से हर बार आता है और इस बार भी आएगा। ये आरबीआई चैप्टर जो है बैंकिंग सिस्टम का, आपको अगर कॉमर्शियल बैंक से क्वेश्चन आएगा तो क्रेडिट क्रिएशन से आएगा, और अगर सेंट्रल बैंक से आएगा तो इसी टॉपिक में से आएगा किसी में से। तो सारे फंक्शंस को आप पढ़े, 7 फंक्शंस है। देखिए अगर इसको आपको याद रखना हो तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स को, ये बी से लिख सकते हैं इसको, बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स को। और दूसरा जो है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट को, इसको भी बी से हम डिनोट कर सकते हैं। तीसरा जो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, इसको भी बी लिख सकते हैं। और देखिए इधर सी वाला तीनों, इसको हम सी से लिख सकते हैं। क्या लिखा है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस को हम लोग सी से लिख सकते हैं, और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट जो है वो सी से है। देखिए 3 को इधर बी हो गया, ट्रिपल बी इधर हो गया, 3 को सी, और लास्ट में ये बचा एल, इसको आप एल से याद रख सकते हैं। तो अगर आपको सेंट्रल बैंक का फंक्शंस अगर आपको याद नहीं रहता है तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, 3 को बी, 3 को सी और 1 को एल। तो इसे आप ट्रिपल बी ट्रिपल सी एल करके आप सेंट्रल बैंक का जो है वो फंक्शंस को याद रख सकते हैं। पहला बी का मतलब बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स, दूसरे बी का मतलब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तीसरे बी का मतलब बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, उसके बाद ट्रिपल सी, सी का मतलब कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नेक्स्ट सी का मतलब क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, और लास्ट सी का मतलब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, और एल का मतलब क्या हो गया? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये सारा जो है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक का ये फंक्शंस है ना। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में आपको याद रख लीजिए, ट्रिपल बी, ये ट्रिपल बी, ये हो गया ट्रिपल सी, और ये हो गया सिंगल एल। ट्रिपल बी ट्रिपल सी एल, ट्रिपल बी ट्रिपल सी और ये एल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक का फंक्शंस, जो कि आपको हम अलग अलग करके सबको समझा दिए। ठीक है, अब आगे कहता है क्या हमारे इकोनॉमी में, देखिए फिर से लिख रहा है इसको, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या? बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स पहला, दूसरा बोला बैंकर्स टू द गवर्नमेंट दूसरा, तीसरा बोला बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, चौथा बोला लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, और ये हो गया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये सारा फंक्शंस हम लोग बोलते हैं आरबीआई का। याद रखिएगा ये बिहार बोर्ड के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज सीबीएसई के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके सिलेबस का है। ठीक है, तो आगे कहता है इसका फंक्शंस तो हम पढ़ लिए। अब कहता है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल के बैंक के बीच कुछ डिफरेंस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है? कहता है आप जानते हैं कि हमारा, अगर हम बोले आपको सेंट्रल बैंक का काम है, हमारे इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक का क्या काम है? सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, इसका क्या काम है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका काम है क्या? इकोनॉमिक, इसका काम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना, इसका काम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और कॉमर्शियल बैंक का क्या काम है? कॉमर्शियल बैंक का इसका काम है पैसा कमाना, इसका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका काम है प्रॉफिट मैक्स, का नाम है कॉमर्शियल। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ कर रहा है कि हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसका मोटिव होता है ना, है ना। कहता है कॉमर्शियल बैंक का फंक्शंस आप पढ़े, कहता है कॉमर्शियल बैंक का फंक्शंस ये था कि ये क्या क्या प्रोवाइड करता था। कहता है कॉमर्शियल बैंक का मतलब ये होता है कि ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, इसका फंक्शंस, लोन दिया पब्लिक को, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी किया कहीं ना कहीं। ये यूटिलिटी फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये जो है लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया कौन सा बैंक? ये सारा फंक्शन हो गया कॉमर्शियल बैंक का। और सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को बनाए रखना, इसका सारा फंक्शन जो पढ़े आप ट्रिपल बी ट्रिपल सी एल, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन हो गया। फिर भी देखिए, आइए इधर पढ़ देते हैं। कहता है सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी, एपेक्स बैंक ऑफ द
बैंक ऑफ ऑल बैंक इन द कंट्री, सारे बैंकों का बैंक है ये। ऑल द कॉमर्शियल बैंक फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, सारे कॉमर्शियल बैंक को जो फंक्शंस करना है सेंट्रल बैंक के अंडर में ही रखे, ठीक है। आगे कहता है कॉमर्शियल बैंक, कहता है कॉमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ऑफर लोन टू द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, कह रहा है कि कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक को पैसा दिया जाता है। मतलब पब्लिक जो है वो डिपॉजिट देती है कॉमर्शियल बैंक में, और कॉमर्शियल बैंक से लोन भी लेती है पब्लिक, और किस लिए? वो कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे क्या बोला? कहता है रोल इन मनी सप्लाई, कहता है सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट करती है हमारी इकोनॉमी मनी के सप्लाई को, हमारी इकोनॉमी मनी को सप्लाई को रेगुलेट करना किसका काम है? आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का। आगे कहता है कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो कंट्रीब्यूट द सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इसका काम है क्रेडिट को कंट्रोल करना, इसका काम है क्रेडिट को क्रिएट करना, जिसको आपको हम बताए थे के का फॉर्मूला निकाल के क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है, और इसका काम है हमारी इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना मनी सप्लाई के थ्रू। और यहां पे क्रेडिट क्रिएट करने का मतलब पैसा कमाना, 1/CI का फॉर्मूला बताए थे आपको। कॉमर्शियल बैंक का काम है पैसा कमाना, इसका काम है पैसे के सप्लाई को जो है वो रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। आगे कहता है सेंट्रल बैंक इज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री, हमारे इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है वो कस्टडी में रखा जाता है आरबीआई के पास, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसको बोलता है कॉमर्शियल बैंक इज नॉट द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये कस्टोडियन नहीं है, इसके कस्टडी में नहीं रखा जाता है। हाउएवर इट डील्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कहता है कि ये जो है सर्कुलेट करता है, ये सेल परचेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा कॉमर्शियल बैंक जो है ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये कहता है इसके थ्रू हमारी इकोनॉमी में सेल्फ परचेज किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, ठीक है। आगे कहता है द सेंट्रल बैंक इज नोट इश्यूइंग अथॉरिटी, ये फंक्शंस के बारे में बता रहा है कि नोट इश्यू करने का राइट जो है स्पेसिफिक वो किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। अब कहता है कॉमर्शियल बैंक इज नॉट अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तो आपको पहले ही बता चुके हम। नेक्स्ट पे कहता है द सेंट्रल बैंक फोकसेस द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, जो कि आपको बताए थे इसका मेन मोटिव होता है हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ और हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को बनाए रखना, है ना। और यहां पे कहता है कॉमर्शियल बैंक फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये जो है प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन पे इसका फोकस होता है, तो ये प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, ये इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए काम करता है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट, ये इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट, ये है इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए हमारी इकोनॉमी में इसका काम है मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना। ये सारा फंक्शन जो है ये कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आपको पहले बता चुके थे, उसका बेसिक डिफरेंस आप पढ़ लिए, जो कि दोनों के बीच में इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा ये बिहार बोर्ड के लिए ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो ये बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। आप दोनों के बीच के डिफरेंस को आप एक बार याद कर लीजिएगा, गो थ्रू करके एक बार रीड कर लीजिएगा, तो आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट पे, अब कहता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई ऑफ क्रेडिट सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक आरबीआई इन इंडिया, कह रहा हमारी इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है आरबीआई के द्वारा, कैसे किया जाएगा? मनी का सप्लाई कंट्रोल करना आपको पता है कि उसका दो इंस्ट्रूमेंट आप पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े अभी तक तो आइए यहां पे पढ़ेंगे। उसका दो मेथड होता है, कह रहा है मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने का जो मेजर्स होता है वो दो होता है। एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर, क्या बोलते हैं? एक को क्वांटिटेटिव मेजर और एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर। एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्या क्या आएगा सर इसमें? कहता है क्वांटिटेटिव में आएगा क्या? पहला आ जाएगा आपका सीआरआर, दूसरा आ जाएगा आपका एसएलआर, तीसरा आ जाएगा आपका बैंक रेट, चौथा आ जाएगा आपका रेपो रेट, पांचवा आ जाएगा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन और छठा आ जाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट। आप रेपो रेट के ऊपर भी इसको लिख सकते थे, अगर हम इसको नीचे कर दें तो यहां पे आप इसको रिवर्स रेपो रेट भी लिख सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट।
और चौथा आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको शॉर्ट में OMO बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। अब देखिए इसका क्वालिटेटिव में क्या क्या होता है, कहता है इसको जो है पहला इसमें होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, या इसी को बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। दूसरा होता है मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन। और तीसरा जो है, ये तीसरे को हम इधर लिख रहे हैं, ये तीसरा जो है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, है ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब कहता है कि ये क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू कैसे आपको पता होगा ये सब कहते हैं किसको किसको, एक एक लाइन में हम आपको सब बता देते हैं। पहला कहता है CRR किसको कहते हैं, कहता है CRR का देखिए दो मेथड, उसके पहले आपको देखिए दो मेथड दिया हुआ यहां, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव और बी को कहते हैं क्वालिटेटिव। जिसमें क्वांटिटेटिव में 5 आता है, क्या क्या, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसमें क्या आता है क्वालिटेटिव में मॉरल सुएशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और तीसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट। हम एक एक लाइन में सबको बता दे रहे हैं। कहता है पहला CRR का मतलब क्या, कहता है CRR का मतलब कहता है कि इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। क्या इसका फुल फॉर्म, CRR का फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। किसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, उधर बाद में चलते हैं। ये कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं किसको है, कहता है कैश रिजर्व रेशियो जो है, कहता है जब हमारे डिपॉजिट का, पब्लिक के डिपॉजिट का वह हिस्सा, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा, जो कि कॉमर्शियल बैंक RBI के पास रिजर्व के तौर पे रखे इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। किसको बोलते हैं, कहता है कि CRR जो है, पहला बोले CRR, अगर हम यहां पे पेज ऐड करें एक, अगर हम आपको CRR बताना चाहें, अगर हम आपको बोले कि CRR, आप जानिए इसमें CRR क्या होता है। CRR अगर हम आपको कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताएं तो कैश CRR का मतलब कहता है ये डिपॉजिट टोटल डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा है ना, डिमांड डिपॉजिट का ये हिस्सा है, डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा, इसको लिख दें पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच कॉमर्शियल बैंक कीप विथ RBI। कहता है कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको हम लोग बोलते हैं वो कैश रिजर्व रेशियो है। CRR जो है वो पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कॉमर्शियल बैंक कीप विथ RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको बोलते हैं CRR। अब कहता है तब SLR का मतलब, SLR का मतलब क्या हुआ, कहता है SLR का मतलब ये भी टोटल डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा है, यह भी जो है ये पार्ट है किस चीज का, पार्ट ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का, डिमांड डिपॉजिट जो कि विच कॉमर्शियल बैंक कीप विथ किसके पास, विथ देमसेल्फ। कहता है कि कीप विथ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। कहता है कि वो लिक्विड एसेट्स के रूप में जब टोटल डिमांड डिपॉजिट का वह हिस्सा जो कि कॉमर्शियल बैंक खुद के पास, किसके पास, अपने खुद के पास रिजर्व के रूप में वो पैसा रखे, और वो पैसा लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है। लिक्विड एसेट्स मींस क्या हो सकता है कि वो कैश हो सकता है कि वो गोल्ड हो सकता है कि वो सिक्योरिटी या शेयर भी हो सकता है। तो वो 3 फॉर्म में ये पैसा रखती है, कैश, गोल्ड या सिक्योरिटी के फॉर्म में, जब कॉमर्शियल बैंक खुद के पास रिजर्व का पैसा रखता है। और वो कितना रखना है किसके द्वारा बताया जाता है, वो बताया जाता है RBI के ही द्वारा, वो RBI के द्वारा ही बताया जाता है कि वो कितना पैसा जो रिजर्व के रूप में रखता है। तो उसको हम लोग कह दिए वो SLR है, ठीक है। अब कहता है कि ये बैंक रेट का मतलब क्या, तीसरा आप पढ़े बैंक रेट।
अब कहता है बैंक रेट, याद रखिएगा बैंक रेट और रेपो रेट ये दोनों मिलता जुलता है, सेम टू सेम। कहता है बैंक रेट का मतलब क्या, कहता है द रेट एट विच, कहता है जिस रेट पे, अगर ये बैंक हम आपको, ये बैंक है और बैंक का मतलब ये सेंट्रल बैंक, हम ये आरबीआई लिख दें इसको बैंक, ये सेंट्रल बैंक या आरबीआई, और ये जो है कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का मतलब हम मान लेते हैं ये पंजाब नेशनल बैंक है, ये पीएनबी है। ये जो है जिस रेट पे इस बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को लोन दे, और वो लोन जो है ये लॉन्ग पीरियड के लिए हो, ये लॉन्ग पीरियड के द्वारा, लॉन्ग पीरियड के लिए जब लोन दिया जाता है सेंट्रल बैंक का कॉमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये बैंक रेट है। जिस रेट पे मान लेते हैं 5% पे दिया गया तो 5% ये बैंक रेट हो गया। सेम टू सेम ये रेपो रेट, कहता है ये अगर सेंट्रल बैंक है हमारे देश का आरबीआई सेंट्रल बैंक, ये हमारा अगर आरबीआई है, ये सेंट्रल बैंक आरबीआई, और ये सेम टू सेम हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, और इस बार जो है कहता है कि इस बार भी सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल सी लिख देते, ये आरबीआई के द्वारा पीएनबी को फिर से लोन दिया जाएगा। अब मान लेते हैं वो लोन जो है 6% पे दिया जाए, लेकिन वो लोन कितना, शॉर्ट पीरियड के लिए हो, लॉन्ग के लिए नहीं। किस चीज के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो जो है कौन सा रेट है, रेपो रेट है। याद रखिएगा इसके बीच में बेसिक डिफरेंस शॉर्ट और लॉन्ग के लिए है। और अगर कुछ जानना हो आपको शॉर्ट टर्म के लिए जब रेपो रेट होता है ना, उसमें कुछ सिक्योरिटी भी रखना होता है आरबीआई के पास, कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, तब वो लोन देती है। इसमें बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ये जानिए कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाए तो वो रेपो रेट, और लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाए तो वो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग बैंक रेट, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक रेट और रेपो रेट। सेम टू सेम अगर आपको बोले हम रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, कहता है रिवर्स रेपो रेट का मतलब, कहता है जिस रेट पे इस बार अभी तक सेंट्रल बैंक का पीएनबी को लोन दिया जा रहा था, लेकिन इस बार जो है ना, हम मान लेते हैं पीएनबी जो है, ये पंजाब नेशनल बैंक इस बार लोन देगी आरबीआई को। तो आप बोलिएगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं, पीएनबी कैसे दे देगी लोन, आरबीआई को पैसा की कमी है क्या? पैसा का कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये पैसा मांगती है उससे। कहती है तुम्हारे पास जो पैसा है ना, अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो तुम पब्लिक के बीच में लोन बांटते रहेगा, और पब्लिक के बीच में लोन बांटेगा, पब्लिक के पास पैसा पहुंचा तो वो डिमांड करेगा, और अगर डिमांड हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा और सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ेगा, अगर सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ा और सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो उससे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो तुम क्या करो, ये वाला पैसा जो तुम्हारे पास है, ये वाला पैसा जो तुम्हारे पास है, वो पैसा मेरे ही पास रख दो, हमको लोन के रूप में, तुमको हम इंटरेस्ट भी देंगे। तो एक प्रकार से ये लोन ही हुआ ना। तो इस बार कहता है पीएनबी के द्वारा ये आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को पैसा दिया जा रहा है, और जिस रेट पे दिया जाए उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। याद रखिएगा रेपो रेट में आप पढ़े थे कि शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई या सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को पैसा दिया जाए, लेकिन इस बार कॉमर्शियल बैंक दे रहा है आरबीआई को। तो जिस रेट पे दे, हम मान लेते हैं 5% के रेट पे दिया जा रहा है, तो जिस रेट पे दे उसी को हम लोग कहते हैं कि वो रिवर्स रेपो रेट है। और रेपो रेट में आप सीधा पढ़े थे कि आरबीआई जो है वो देती है, रिवर्स में उल्टा हो गया कि ये आरबीआई लेती है और कॉमर्शियल बैंक देती है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये रिवर्स रेपो रेट। आगे आप क्या क्या पढ़ लिए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इससे पहले जो है आप पढ़ लिए थे सीआरआर, एसएलआर। तो 5 आप पढ़ लिए। अब बचा क्या, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन। कहता ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है, अगर हम बोले आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि ओपन मार्केट में शेयर का सेल और परचेज करना। ओपन मार्केट में, इन ओपन मार्केट शेयर का सेल या परचेज करने को ही बोलते हैं, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। कहता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब जब सिक्योरिटी या शेयर का सेल परचेज आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट, खुले बाजार में किया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो ये आपको बताएंगे आगे, ये आप अभी समझे सारा कुछ। चलिए हम फिर से अब 1 मिनट के अंदर जो आप पढ़े, पहला आपको बताया हम सीआरआर।
सीआरआर का मतलब क्या बताए? टोटल डिमांड डिपॉजिट का वो हिस्सा जो कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो किसके पास रिजर्व के तौर पे रखती है? आरबीआई के पास। तो उसको हम लोग बोल दिए कि वो कैश रिजर्व रेशियो है, सीआरआर। उसका फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा आप एसएलआर, इसका फुल फॉर्म हुआ स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहता है कि यह टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा जो कि कॉमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास रखना होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा आप पढ़े कि कहता है बैंक रेट, कहता है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड किया और वो लोन जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो बैंक रेट है, जिस रेट पे दे। अब कहता है रेपो रेट का मतलब, कहता है सेम आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को दिया जाए लेकिन वो कम समय के लिए, छोटी अवधि के लिए दिया जाए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो रेपो रेट है। रिवर्स में जिससे उल्टा हो जाएगा इसका कि ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन इस बार आरबीआई जो है वो पैसा देगा नहीं बल्कि लेगा। तो इस बार पंजाब नेशनल बैंक दे दिया आरबीआई को, जिस रेट पे दे उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और लास्ट पढ़े आप ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब शेयर और का सेल और परचेज जो है ओपन मार्केट में आरबीआई के द्वारा किया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। यही सब चीज आपको देखिए ये सब चीज इसमें लिखा गया। आगे देखते हैं, इसको आपको बताएंगे हम क्वालिटेटिव में। एक होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, दूसरा होता है मोरल सुएशन, तीसरा होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहले आपको मिसकॉम क्लियर करते हैं, आगे उस पर भी आएंगे। तो देखिए, तो आपको ये यहां पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पहला जो है वो क्वांटिटेटिव और दूसरा जो है वो कौन सा है? क्वालिटेटिव। दूसरा जो है वो कौन सा है? वो क्वालिटेटिव। तो कहता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा आपको बताए? पहला बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट, तीसरा रिवर्स रेपो रेट, चौथा सीआरआर, पांचवा एसएलआर और छठा जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इधर कहता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और ये मोरल सुएशन, ये आप पढ़ चुके पहले से। अब कहता है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में क्या करते हैं? कहता है बैंक रेट, आप सबको आप क्या पढ़े अभी, अब आपको इस पे आते हैं। कहता है बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। यही पता है आपको ना, जिस रेट पे आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को कर्ज दिया जाए, जिस रेट पे दिया जाए उसको हम लोग कहते हैं कि वो कौन सा है? बैंक रेट। और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, यहां लिखा नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा बैंक रेट जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब शेयर का सेल परचेज ओपन मार्केट में। कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बाय सेलिंग सिक्योरिटी एंड बाइंग द सिक्योरिटी। द आरबीआई लीड्स लिक्विडिटी, रिलीज द लिक्विडिटी, है ना, उसको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। शेयर का सेल परचेज ओपन मार्केट। अब कहता है टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट, अभी ये आगे बताएंगे इसको हम। आगे कहता है रेपो रेट, अभी से सब पढ़ लीजिए आप पहले। कहता है रेपो रेट द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड, देखिए शॉर्ट लिखा ना, शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कौन सा है? कौन सा रेट है? रेपो रेट। ठीक है। अब कहता है रिवर्स रेपो रेट, कहता है रिवर्स रेपो द रेट एट विच आरबीआई सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट। कहता है जो उसका एक्सेस पैसा है ना वो अपने पास डिपॉजिट रख लेती है, कहता है तुम हमको दो, हम तुमको इंटरेस्ट भी देंगे। थ्रू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? रिवर्स रेपो रेट। इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको रीपर्चेज रेट भी करते हैं, आप याद रखिएगा, इसको रिवर्स परचेज रेट भी कहते हैं, रीपर्चेज रेट या रिवर्स परचेज रेट भी कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है कैश रिजर्व रेशियो, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक ऑफ टोटल डिपॉजिट, जो आपको बताया हम, टू बी केप्ट विथ आरबीआई। आरबीआई के पास टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा जो कि आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक रखे, उसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो है। अब देखिए एसएलआर, कहता है एसएलआर जो है, कहता है एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, इसको हम लोग एसएलआर करते हैं। और वो लिक्विड एसेट जो तीन हो सकता है, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है और सिक्योरिटी या शेयर हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो एसएलआर या स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। आगे अब चलते हैं क्वालिटेटिव पे। क्वालिटेटिव तीन बताए थे आपको, पहला बताया क्या क्या? मॉरल सुएशन। पहला आपको क्रेडिट रेशनिंग शुरू करते हैं, क्रेडिट रेशनिंग या रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट और तीसरा आपको बताया क्या? मॉरल सुएशन। कहता है कि पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब लोन जो देता है, अगर आपको लोन लेना है तो आप कॉमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे हमको 10 लाख का लोन चाहिए। कॉमर्शियल बैंक बोला आपको कि 10 लाख का लोन तो आपको हम देंगे, बदले में हमको 12 लाख का सिक्योरिटी आप रखिए मेरे पास, तब लोन देंगे। तो कहता है इस दोनों के बीच जो गैप हुआ ना, जितना आप लोन लीजिएगा जितना सिक्योरिटी रखिएगा, बीच का गैप कितना हुआ? 2 लाख का। इसको हम लोग कहते हैं, इसी को बोलते हैं मार्जिन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द गैप बिटवीन
अमाउंट ऑफ लोन एंड द सिक्योरिटी, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए पहला कहता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, पढ़ते हैं इसको। कहता है मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। आगे अब कहता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा। कहता है कोटा जो है वो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है कॉमर्शियल बैंक को अलग अलग सेक्टर में, जैसे आप जानते हैं होम लोन हो, कार लोन हो, गोल्ड लोन हो, इसमें स्पेसिफिक कोटा फिक्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अगर वो बोले कि 10% कोटा फिक्स कर दिए तो इसको आपको वायोलेट नहीं करना है। अगर आरबीआई के द्वारा बोला जाएगा कि 12% करो तब आप कर सकते हैं 12%, तो ये कोटा फिक्स किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। डिफरेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू बी चेक्ड। कहता है कि वो इसको घटाया जाए बढ़ाया जा सकता है जब क्रेडिट को आरबीआई स्पेसिफिकली चेक करेगा। आगे बोला मोरल सुएशन, मोरल सुएशन का मतलब होता है समझाना, मोरली उसको मैसेज करना, मेल करना, बाबू बच्चा करके समझाना जिसको कहते हैं। जब आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को बोलती है कि आप लोन मत बांटिए, पहले से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का कंडीशन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो है क्या कर रही है आरबीआई, वो मॉरल सुएशन कर रही है। तो वो कहता है मेल भेजती है आरबीआई, फैक्स के थ्रू करती है, एसएमएस भेजती है, ये सब के थ्रू जब आरबीआई जो है लेटर लिखती है उसको, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मॉरली जो है वो सुएट करके, मोरल सुएशन उसको कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। कहता है इट लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कॉमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई टू फॉलो द डायरेक्टिव्स द बैंक एडवाइस टू रिस्ट्रिक्ट्स लोन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन एंड लिबरल लेंडिंग ड्यूरिंग द डिफ्लेशन। कहता है डिफ्लेशन है तो अगर आप लोन जितना बांटिएगा उतना अच्छा, अगर इन्फ्लेशन है तो आप लोन नहीं बांटिए, आप लोन को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, इसी को हम लोग कहते हैं मोरल सुएशन। ठीक है, आपको हम बताए थे क्या क्या, ये सब जो है अभी आपको एक चीज बताए थे, ये रहा, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। याद रखिएगा क्वांटिटेटिव के केस में सारा रेट जो आप पढ़े हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबको बढ़ाते जाता है। और डिफ्लेशन के केस में सबको कम कर जाता है, सबको कम कर जाता है। अब बचाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन में शेयर को सेल करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है स्पेसिफिक आपको हम बता देते हैं। अगर हम बोलें इसको, अगर हम आपको बोला जाएगा कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो तरीका है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो तरीका है, कहता है इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई के द्वारा सारे रेट को बढ़ा दिया जाता है, उसमें सीआरआर हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, ठीक है, ये सारे रेट को इंक्रीज किया जाता है। किस केस में, इन्फ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में ये सारे रेट को आरबीआई के द्वारा बढ़ाया जाता है। अब कहता है कि डिफ्लेशन के केस में क्या करेगा, इसका उल्टा कहता है कि डिक्रीज कर दिया जाएगा डिफ्लेशन के केस में, डिक्रीज इन केस ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के केस में सारे को जो है वो क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा इन केस ऑफ डिफ्लेशन, सारे रेट को, सीआरआर, एसएलआर जितना पढ़े आप, ये सारे रेट को यहां डिक्रीज कर दिया जाएगा इन केस ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, बचा एक ओपन मार्केट ऑपरेशन। कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो पढ़े आप, क्या क्या, सिक्योरिटी का सेल और परचेज। कहता है कि सेल करता है किसमें, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के केस में ये सेल करती है सिक्योरिटी, और डिफ्लेशन के केस में ये परचेज करती है। बस क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि और जो आप सर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बताया उसका क्या, कहता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को, उसमें आप पढ़े थे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को जो है इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज कर दिया जाता है, और डिफ्लेशन के केस में इंक्रीज, किसके केस में, इन्फ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में, है ना, और डिक्रीज कर दिया जाता है डिफ्लेशन के केस में, डिक्रीज इन केस ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के केस में जो है वो डिक्रीज कर दिया जाता है, यही है। अब कहता है मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, जो कोटा फिक्स किया जाता है उसको बढ़ाना कम करना, इन्फ्लेशन के केस में जो इंक्रीज कर दिया जाएगा और डिफ्लेशन के केस में घटा दिया जाएगा। तो ये जो है हम लोग आपको बता दिया आरबीआई का सारा फंक्शंस, उसको क्रेडिट कंट्रोल करना, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सारा फंक्शन जो था वो आरबीआई का था। सब कुछ आप पढ़ चुके, है ना, सब कुछ जो है आप पढ़ चुके। हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शंस जो है वो आरबीआई का है।
और आरबीआई जो है इसी के थ्रू मनी को रेगुलेट करना, मनी को कंट्रोल करना इसका काम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये चैप्टर जो है आरबीआई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क करके आप इसको पढ़िएगा 2 बार 3 बार। और तब तक आज तक के लिए आज जो है इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का। तो सारे बच्चों को मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।